शोभे मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गर्मी के मौसम में बकरियों की देखभाल है जरूरी। भिंडी फसल की बुआई पर किसान का अनुभव। हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान भाई खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इस व्यवसाय से अच्छा लाभ वही बकरी पालक ले पाते हैं जो बकरियों की देखभाल और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। तो इस बदलते मौसम में बकरियों की उचित देखभाल किस तरह से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. श्रीवास्तव। तो इस मौसम में हम अपने बकरी उत्पादन जो हम कर रहे हैं उसमें किस तरह से ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि हम अपनी बकरियों में उनका स्वास्थ्य, उनका उत्पादन और उनकी देखरेख किस तरह से करें ताकि हम इस गर्मी के प्रभाव को कम से कम उन पर पड़ने दें। तो साथियों, हम देखते हैं कि बकरी जो है ख़ास तौर से छोटे तबके के किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है या लेबर हैं या छोटा मोटा उद्यम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही मुफीद जानवर है जो कि बहुत ही कम लागत में उसको तैयार किया जा सकता है और कम से कम समय के अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस मौसम में बकरियों और उनके मेमनों के लिए आवास और आहार का प्रबंधन करना अति आवश्यक होता है, तभी आप अपने पशु से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आवास प्रबंधन की। तो हमको जो तरीके अपनाने हैं उनमें एक तो शेड की उत्तम व्यवस्था। शेड जो है अच्छा हवादार हो। शेड के ऊपर आप जो भी स्थानीय स्तर पर आपको घास, पत्ती, बड़े पत्ते वाले पौधे, उनकी छाल या भूसी, पुआल, ये सब डाल दें ताकि जो धूप की गर्मी है सीधे तौर पे उसके शेड को गर्म ना करे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसमें ऊपर से पानी की छिड़काव कर सकते हैं। हालांकि यह तभी करना चाहिए जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो। छायादार स्थान की व्यवस्था अति उत्तम है। उससे जानवर अत्यधिक गर्मी के चपेट में आने से बचेगा, लू लगने से बचेगा। मल मूत्र का निष्कासन बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए ताकि उसमें अमोनिया कलेक्शन ना हो, हवादार घर हो, साफ हो और गंध रहित हो, उसमें बदबू इकट्ठी ना हो, कीट पतंगे ना पनपें और टिक्स का ट्रीटमेंट भी समय समय पर करते रहें। तो इनसे हम किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए हम तैयार हो सकते हैं। बकरियों को संतुलित आहार देने से जहां स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वहीं बीमारियों से भी दूर रहता है और शारीरिक वृद्धि अच्छी होती है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम एक दिन में 2 से 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, बकरियों को प्रतिदिन आहार में दाना 300 ग्राम, हरा चारा 2 किलोग्राम और खनिज मिश्रण 10 ग्राम आवश्यक रूप से देना चाहिए। खान पान की व्यवस्था में भी आपको भी ऐसा करना पड़ेगा कि आपको प्रोटीन कंटेंट थोड़ा सा कम करके उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा बढ़ाने पड़ेगा। साथ ही हरी पत्तियां आप
समावेश करें उसके भोजन में, तो वो उसके गर्मी से निजात पाने में सहायता करेगी। ये मुख्य रूप से झाड़ीदार पत्ते खाने पर, ख़ास तौर से पैर ऊपर करके चढ़ के उनको तोड़ के मुंह के द्वारा खाती हैं। ये अगर हम सूखा चारा, भूसा, घास, इन सबको अगर पेड़ पौधों की पत्तियों या फलीदार दाने वाले जो हरी घास है उनके साथ 1 और 1 के अनुपात में दे दें, तो ये इस विशेष पशु के लिए, बकरी के लिए रुचिकर भी होता है और साथ में उसके लिए बैलेंस डाइट का काम करता है। किसान भाइयों, अगर आप घर पर संतुलित आहार बनाना चाहते हैं तो 100 किलो दाना मिश्रण तैयार करने के लिए गेहूं का चोकर 25 किलो, मक्का 10 किलो, खली 25 किलो, चावल की पॉलिश 20 किलो, अरहर की चूरी 10 किलो, मूंग या चना की चूरी 5 किलो, मिनरल मिश्रण 4 किलो, नमक 1 किलो को अच्छी तरह मिलाकर सील पैक बोरों में पैक करके ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर नमी न हो। साथ ही दाना मिश्रण खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना फफूंदी रहित होना चाहिए। आप देखते हैं कि उनका फीड इंटेक बहुत कम हो जाता है, लगभग हर डिग्री के बढ़ोतरी के साथ ही तापमान के उनमें लगभग फीड इंटेक जो है लगभग 5% के आसपास कम होता है। तो उस दशा में हमको इससे निजात पाने के लिए सुबह सुबह खिलाएं, दोपहर में अच्छा खूब साफ़ सुथरा और ठंडा पानी भरपूर मात्रा में बकरियों को दें, और शाम को जब दिन ढल जाता है उसके बाद फिर उसको दाना चारा के लिए प्रेरित करें। बीमारियों से, विशेषकर संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए हमको जो टीकाकरण तालिका है उसका बिल्कुल अक्षर से पालन करना चाहिए। इस मौसम में खासतौर से जनवरी से लेकर मई के बीच की बात करें तो जनवरी में जहां कंटेजियस प्लूरोनिमोनिया और पीपीआर का वैक्सीन होता है, मार्च में गलघोटू का वैक्सीन होगा, और अप्रैल और मई में पॉक्स, जिसको चेचक भी बोलते हैं, उसके अलावा एंट्रोटॉक्सीमिया और गलघोटू और मुंह पका खुरपका बीमारी का टीकाकरण बहुत आवश्यक है। जब मेमना रहता है तभी से चरणबद्ध कृमिनाशक दवाओं का भी देना बहुत ज़रूरी है। जब शुरू में 15 दिन का जब मेमना हो जाता है तभी उसको पाइपराजिन लिक्विड से कृमिनाश किया जा सकता है। उसके बाद 3 महीने की उम्र तक हर 15 दिन में, 3 महीने से 6 महीने की उम्र तक हर महीने, और 6 महीने के बाद उस प्रत्येक पशु को हम हर दूसरे महीने कृमिनाशक दवा समय समय पर देते रहें। तो गर्मी के मौसम में भी आप अपनी बकरियों के झुंड को अपने फार्म में बड़े अच्छे से रख सकते हैं। उनके स्वास्थ्य और उनके उत्पादन और प्रजनन को बहुत अच्छे से मेंटेन रखकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सीएम शिवराज पहुंचे बुरहानपुर। स्वर्गीय नंद कुमार चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण। जिले को देंगे 76 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मध्य प्रदेश विधानसभा में मऊ की घटना को लेकर विपक्ष का हंगामा। पेपर लीक का भी उठा मामला, मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। सदन में नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर निशाना। पीएम रिपोर्ट आएगी तब स्थिति होगी साफ, किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा अन्याय। सीएम शिवराज आज खरगोन दौरे पर 250 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। आज इंदौर में नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऑनलाइन होंगे शामिल। पर्यावरण सुरक्षा पर देंगे मंत्र। एमपी में इन्फ्लुएंजा का पहला केस आया सामने। बैरागढ़ के युवक में मिला N3H2 संक्रमण। स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिली युवक की कोई कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री। घर में ही चल रहा युवक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय भिंडी की खेती एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि गर्मियों में भिंडी की खेती से अच्छा मुनाफा मिल जाता है।
इसी लाभ को देखते हुए ग्राम खजूरी कलां जिला भोपाल के प्रगतिशील किसान कृपाल सिंह राजपूत भिंडी की खेती कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में। अभी जिस खेत में अभी बैठा हूँ इसमें मेरे को अभी 12 से 14 रोज हुए हैं। इसमें मैंने भिंडी जो लगाई है आप देख सकते हो अंकुरण हुआ है, निकल रही है भिंडी। एक खेत में मैंने और लगाई है, उसमें अभी निकलने में टाइम है, वो अभी निकल नहीं रही है। 2-4 रोज के अंदर वो भी निकल आएगी। मैंने इतना दोनों खेतों में आपस में गैप रखा है। पूसा की वैरायटी ओपी वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी मैंने नहीं लगाई है, पूसा की ओपी वैरायटी लगाई है। आप कहीं से भी जाकर पूसा की ओपी वैरायटी किसी के भी यहाँ से जाके आप ले सकते हो। भिंडी के लिए दीर्घ अवधि का गर्म व नम वातावरण श्रेष्ठ माना जाता है। बीज उगने के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है तथा 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर बीज अंकुरित नहीं होता। भिंडी को उत्तम जल निकास वाली सभी तरह की भूमि में उगाया जा सकता है। भूमि का पीएच मान 7.0 से 7.8 उपयुक्त रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो भूमि की 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर भुरभुरी बना लें और अंतिम जुताई के समय खेत में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालकर खेत में मिला देना चाहिए। उसके बाद खेत को पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। भिंडी का अगर आपको उत्पादन लेना है तो आपको 30 किलो पर एकड़ नाइट्रोजन, 30 किलो पर एकड़ फास्फोरस और 30 किलो पर एकड़ आपको पोटास देना ही पड़ेगा। फिर आगे फसल की आवश्यकता के अनुसार आप देते रहिए। जितना आप उर्वरक देते रहोगे उतना अच्छे लंबे समय तक आपकी फसल आगे चलती रहेगी। 20 से 25 रोज 30 रोज की जो भी अपनी फसल हो जाए तो उसमें अपन को उर्वरक प्रबंधन की बहुत आवश्यकता होती है। मैं 30 किलो नाइट्रोजन देता हूँ पर एकड़। किसान भाइयों, अब बात आती है बीज दर और बीजोपचार की। तो भिंडी की खेती के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अपनी फसल को रोगों से बचाने के लिए बुवाई से पूर्व बीज को उपचारित कर लें, जिससे आपकी फसल रोगों के प्रकोप से बच जाएगी। और जब हम बोनी की तैयारी करते हैं तो बीज उपचार के लिए हम एक साफ करके पाउडर आता है कार्बनडाजिम मैनकोजेब करके, जिससे कि हमारे बीज में फंगस न लगे। कार्बनडाजिम मैनकोजेब से उसको बीज को ट्रीटमेंट करके सीड ड्रिल द्वारा हम बोते हैं। मैंने 1 एकड़ में भिंडी लगाई है। अगर इसी को हमने हाइब्रिड भिंडी नहीं लगाई है, हमने ओपन भिंडी लगाई है। और वो 2 तरीके से लगाते हैं हम। अगर लेबर की उपलब्धि है तो हम लेबर से एक बीज लगवा देते हैं, और लेबर की उपलब्धि नहीं है तो हम ट्रैक्टर द्वारा सीड ड्रिल से भिंडी डाल देते हैं। बस उसमें मेन ये रहता है कि कतार से कतार की दूरी हमको ऐसी रखना पड़ता है कि करीब 30 से 40 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी होना चाहिए, और 25 से 30 सेंटीमीटर पेड़े से पेड़े की दूरी होना चाहिए। ये हमको थोड़ा ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर के सीड ड्रिल से हम भिंडी की बोनी करते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो नियमित निंदाई गुड़ाई कर खेत को खरपतवार मुक्त रखें। बोने के 15 से 20 दिन बाद प्रथम निंदाई गुड़ाई करना जरूरी होता है। खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवारनाशी पेंडिमेथालिन का 3.3 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बीज बोने के 3 दिन के अंदर छिड़काव कर दें, जिससे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सके। अगर आप जल्दी पानी दोगे तो फसल को नुकसान होगा। फसल को जब आवश्यकता होती है तभी किसान भाई को फसल में पानी देना चाहिए। मैं 10 से 12 रोज में 15 रोज में फसल में पानी देता हूँ। फसल और ज़मीन दोनों में अंतर होता है। किसी ज़मीन में जल्दी पानी की आवश्यकता होती है, किसी में थोड़ा लेट आवश्यकता होती है। इसलिए अपने खेत को ध्यान में रखते हुए 15 से 20 रोज में भी लगता है, 8 से 10 रोज में भी पानी लगता है। अपने हिसाब से फसल में देखते हुए पानी का प्रबंध देना चाहिए। मेरे पास ट्यूबवेल है, मैं फ्लैट इरिगेशन से पानी देता हूँ। मैं स्प्रिंकलर से पानी नहीं देता। स्प्रिंकलर मेरे पास में अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं फ्लैट से पानी देता हूँ, और आगे भी मैं फ्लैट से ही पानी दूंगा। जिस किसान भाई के पास अगर स्प्रिंकलर की सुविधा है, अच्छी बात है, स्प्रिंकलर से ही पानी देना चाहिए। स्प्रिंकलर से एक नहीं 2 फायदे होते हैं। स्प्रिंकलर से पानी देने में फसल पे जो भी मच्छर रोग कीट होते हैं वो धुल जाते हैं।
सफ़ेद मच्छर आता है, एक हरा मच्छर आता है जो भिंडी को वायरस रोग जैसा कुछ होता है, पीले कलर का, नहीं उसमें रोग आ जाता है भिंडी में। इसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड करके एक दवाई आती है, हम उसको डालते हैं, इससे मच्छर का नियंत्रण हो जाता है। 20 से 25 रोज की फसल होने पे मच्छर और इल्ली का अटैक आता है। इल्ली पत्ते को भी खाती है, फूल को भी खाती है, फल को भी खाती है, वो फल छेदक बोलते हैं। फल छेदक के लिए हमको स्टार्टिंग तो हम पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, नीम तेल का यूज करते हैं। 1 ml से 5 ml पर लीटर के हिसाब से हम नीम तेल का यूज करते हैं, उसी से कंट्रोल हो जाती है। अगर उससे कंट्रोल नहीं होती है तो हम पेस्टिसाइडों का यूज करते हैं तना छेदक इल्ली के लिए। भिंडी में जो इल्ली के लिए हम एक दवाई आती है एंडोफास्ट, 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम दवाई डालते हैं, इससे इल्ली का नियंत्रण हो जाता है। और रही बात, मेरी भिंडी 35 से 45 दिन के अंदर फल देना स्टार्ट कर देती है, उत्पादन स्टार्ट हो जाता है। तो किसान भाई विशेष करके ध्यान रखें निंदाई गुड़ाई का, मच्छर इल्ली का और उर्वरक का, समय पे पानी का, तो आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलने की उम्मीद रहती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सीएम शिवराज पहुंचे बुरहानपुर। स्वर्गीय नंद कुमार चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण। जिले को देंगे 76 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मध्य प्रदेश विधानसभा में मऊ की घटना को लेकर विपक्ष का हंगामा, पेपर लीक का भी उठा मामला, मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। सदन में नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर निशाना, पीएम रिपोर्ट आएगी तब स्थिति होगी साफ, किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा अन्याय। सीएम शिवराज आज खरगोन दौरे पर 250 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। आज इंदौर में नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऑनलाइन होंगे शामिल, पर्यावरण सुरक्षा पर देंगे मंत्र। एमपी में इन्फ्लुएंजा का पहला केस आया सामने, बैरागढ़ के युवक में मिला N3H2 संक्रमण, स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिली युवक की कोई कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री, घर में ही चल रहा युवक का इलाज। एमपी में कोरोना के नए मरीजों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से प्राप्त संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी 2 दिनों में घने बादल रहने और बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा लगभग 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से पूर्व उत्तर और पूर्व दक्षिण दिशा से बहने का अनुमान है। तो ग्वालियर और इसके आसपास लगे हुए जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय पकी हुई सरसों की कटाई कर सुरक्षित खलिहानों में रखें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में वर्षा होने के अनुमान को देखते हुए पकी हुई फसलों की कटाई और मढ़ाई करके सुरक्षित भंडारण करें। इस समय गेहूं की फसल जिसमें दाने पड़ चुके हों उसमें चूहों का प्रकोप हो सकता है, तो चूहों से बचाव के लिए जिंक फास्फाइड 4 ग्राम दवा 100 ग्राम आटे के हिसाब से मिलाकर बिलों के पास रखें।
समय से बोई गई सरसों की फसल में 75% फलियां पीली पड़ने पर सरसों की कटाई करें। चने की फसल की सतत निगरानी रखें। इस समय चने की फसल में इल्लियों की संभावना हो सकती है। 1 वर्ग मीटर में 2 से 3 इल्लियां दिखाई देने पर खेत में टी आकार की 50 कूटियां प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाना चाहिए। इल्लियों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग और उड़द की उन्नत किस्मों के बीज प्रमाणित विक्रेता से खरीदें। मूंग की उन्नतशील किस्में जैसे पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32 और उड़द की उन्नतशील किस्में जैसे पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, PDU 1 आदि किस्मों का चयन करें। मूंग और उड़द के बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के बाद सावधानी पूर्वक बुवाई करें। भिंडी की फसल बोने हेतु खेत की तैयारी करें। खाद और बीज की व्यवस्था कर बीज को कार्बन डाइजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुवाई करें। इस समय गोभी, बंद गोभी में माहू की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बैगन की फसल में तना और फल छेदक कीट से प्रभावित भागों को तोड़कर नष्ट करें और इस कीट के नियंत्रण के लिए स्पाइनोसेट दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमिथाक्जाम 25 DG 100 ग्राम दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। इस समय आम के बाग में बौर आ चुका है, तो पौधों में इस समय सिंचाई न करें। जब आम के फल मटर के दाने के आकार के हो जाएं, तब सिंचाई करें। संभावित मौसम में पशुओं में इस समय बाह्य परजीवियों की संभावना हो सकती है, अतः इनसे बचाव हेतु क्लीनर या ब्रूटॉक्स नामक दवा को 1 लीटर पानी में 2 लीटर दवा के अनुपात में मिलाकर पशुओं के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगावें। दवा लगाने के 1 घंटा उपरांत पशुओं को नहलाकर छायादार स्थान में बांधें। दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में नमक की विशेष आवश्यकता होती है, इससे खाने का टेस्ट बदल जाता है और जानवर चारा चाव से खाते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तिलौंजरी, जिला इंदौर के कृषक अनमोल पटेल ने। ये संरक्षित खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अनमोल पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आजकल खेती भी एक व्यवसाय बनता जा रहा है किसान भाइयों। जैसा कि जानते हो कि खेती व्यवसाय को किस तरह से हम लाभदायक रूप में परिणित कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग खेती करते हैं तो हमारे लिए वातावरण की समस्याएं जैसे अधिक पाला पड़ना, आंधी आना, तेज बारिश का होना, अधिक तापक्रम होना, लू चलना, ऐसे बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं के कारण हमारा किसान भाई पूर्ण रूप से सही ढंग से खेती करने में अपंग हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने इसका समाधान करने के लिए खेती को
सही व्यवसाय के रूप में प्रदान करने के लिए और हमारे युवा कृषकों को एक अच्छी आमदनी प्रदान करने के लिए, खेती की तरफ जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक नई खेती डेवलप की है, जिसको कहते हैं हम संरक्षित खेती, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के नाम से जानी जाती है। किसान भाइयों, दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में बेमौसमी फसलों की खेती करने और फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए किसानों को संरक्षित वातावरण में खेती करना जरूरी है, क्योंकि संरक्षित वातावरण यानी कि पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल, ग्रीन हाउस में खेती करने से फसल पर कीट व्याधियों का प्रकोप तो कम होता ही है, साथ ही अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी मिलती है, जिससे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कृषि विज्ञान केंद्र पर ये संरक्षित खेती का प्रदर्शन करके किसानों को और किसान युवाओं को ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक छोटे से एरिया में हम इस तरह का एक संरक्षित नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस का निर्माण करके वातावरण व जलवायु संबंधी समस्त प्रकार की विपदाएं, पाला पड़ना, अधिक बारिश आना, आंधी का चलना, अधिक तापक्रम रहना, कम तापक्रम का रहना, ओले पड़ना, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को निजात करके खेती को हम प्रोटेक्टेड यानी संरक्षण करके एक नए घर में करके और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और आप देख रहे हो कि इतना भीषण पाला पड़ने के बावजूद भी आप इन टमाटर को देख रहे होंगे कि ये जो टमाटर की जो फसल है, इतना जब बाहर हम जब ग्रो करते हैं तो पूरे पौधे जल गए, लेकिन इस पॉली हाउस के अंदर टमाटर भरपूर उत्पादन और ये चल रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो है कि आप एक ही फसल को आराम से, जैसे टमाटर जैसी फसल है, शिमला मिर्च जैसी फसल है, 10 महीने तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। और ऐसे संरक्षण में हम टमाटर है, खीरा है, चेरी टोमेटो है, कैप्सिकम जिसको शिमला मिर्च कहते हैं, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और गैर मौसमी सब्जियों का बेहतर रूप से उत्पादन करके अधिक से अधिक मुनाफा को कमा सकते हैं। किसान भाइयों, संरक्षित वातावरण में फूलों की खेती भी कर सकते हैं, जिसमें आप डच गुलाब, गुलदाउदी, कार्नेशन, लिलियम की उन्नत खेती करके अच्छी क्वालिटी के फूलों को ले सकते हैं, जिनका आपको बाजार में अच्छा भाव भी मिलेगा। किसान भाइयों, संरक्षित वातावरण को तैयार करने के लिए शासन द्वारा अनुदान देय है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। इसके लिए आवश्यकता है एक कंप्लीट तकनीकी ज्ञान और आपका स्किल यानी कि जो हुनर, ये हुनर आपको प्रत्येक जिले में भारत सरकार द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। वहाँ पर हमारा अगर कृषक युवा या कृषक साथी प्रशिक्षण को प्राप्त करके और इस तरह से हम खेती को भी एक व्यवसाय, जिसको आप कहते हो फैक्ट्रियों में उत्पादन अधिक होता है, फैक्ट्रियों में नहीं, आप ज़मीन पे भी अधिक उत्पादन कर सकते हो, बशर्ते उसके लिए तकनीक की आवश्यकता है। और वो तकनीक है संरक्षित खेती। और इस संरक्षित खेती में हम हमारे पर मौसम संबंधी समस्त प्रकार की आपदाओं से हम फसल को बचाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त करके और अच्छी फसल को प्राप्त कर सकते हैं। राम राम सा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।